सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपुल पांडे है और आज से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जनरली अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिख जाएगा, क्लास 11th ऑर्गेनिक का, जो कि सबसे बेसिक है। मतलब कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको जनरल ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं आता तो आप जनरली इफेक्ट्स को समझ नहीं पाओगे, है ना। और उसके बाद आपको रिएक्शंस को रटने पड़ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़े से अपोजिट सीक्वेंस में चल रहे हैं। हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन पढ़ते पढ़ते थोड़े थोड़े एनसीईआरटी लेवल्स के इफेक्ट्स देख लेंगे। लेकिन बेसिकली पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन वाले पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे और पैरेलली इसके साथ साथ आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरे डिटेल में पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। तो बेसिकली आज का हम लोगों का टॉपिक क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन होगा, पहला दिन है, तो बहुत अधिक भी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत कम भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग बेसिक्स पे रहेंगे, है ना। बेसिक्स पे रहेंगे, फिर लेवल वाइज हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, आसान होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है क्या, कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक इसमें क्या आ रहा है, एक इसमें अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो इसमें एक आ रहा है हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है भाई, दूसरा आ रहा है हमारा कार्बन, है ना, है ना। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं जी, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, दे आर द कंपाउंड्स or molecule which are made up of carbon and hydrogen only। समझ पा रहे हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाँ सब समझ में आ गया बात। अगर मैं तुमको कोई एग्जांपल दूं तो क्या हो गया हमारा CH4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। मीथेन हमारा एक नेचुरल गैस है और इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मीथेन हो गया, है ना। C2H4 हो गया। ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो C डबल बॉन्ड CH2H2। आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ लिया हो गया, ये पढ़ लिया होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं इथीन, है ना। इथीन क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। आते हैं इस पे, रिलैक्स करो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो जनरली अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इन दोनों कंपाउंड में क्या दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर चाहो तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, C4H10, है कि नहीं। अगर इसको भी हम लोग ध्यान से देखें, बच्चा, तो इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, बोलो, कार्बन हो और हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो आई थिंक हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट आपको नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात थी। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, इन सब चीजों पे आते हैं। ठीक है, ओके सर, इस चीजों पे आते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करें, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करें तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा सैचुरेटेड, क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और दूसरा पार्ट क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन हो गए, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ठीक है, अब आते हैं सैचुरेटेड पे।
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर दो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मैंने क्या ले लिया भैया, CH4 ले लिया। अगर हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। कौन सा शेप होगा इसका अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे होगा, अरे देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है सर। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड इसके पास 4 है और लोन पेयर नीचे। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के हैं, ठीक है। एक हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या हो गया सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एकदम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। होप करता हूं कि ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहोगे, साथ साथ काम करते चलोगे मेरे साथ साथ, तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज ये ट्राई करना कि पेन चलती रहनी चाहिए और दिमाग मेरे आवाजों पे होना चाहिए, ठीक है। कि मैं क्या बोल रहा हूं वो प्रॉपर्ली सुनाई भी दे और साथ साथ लिखते भी रहो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तब होगी आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, केमिस्ट्री जो है स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, लास्ट में बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है। मैथ्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है कि मैथ्स फिजिक्स ऑलवेज आपसे प्रैक्टिस मांगेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में क्या है, खासकर ऑर्गेनिक में, कि अगर आपने इसको स्टार्टिंग में टाइम दे दिया तो लास्ट के मोमेंट में ना आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगा, आपके लिए बर्डन बिल्कुल नहीं देगा। ये बहुत आसानी से रिवाइज होगा। और कई बार तो क्या होगा कि जो क्लास में आपको चीजें देखने को मिली है ना, वही सारी चीजें पेपर में डायरेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए मेक श्योर करो केमिस्ट्री के टर्म में कि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो जितना प्रैक्टिस कर सको। हालांकि प्रैक्टिस तीनों पार्ट करने हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों प्रैक्टिस करते हैं। बट ऑर्गेनिक में बहुत जल्दी पकड़ आती है भाई। याद रखना कि ये जो रिएक्शन मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, ये रिएक्शन कई सारे चैप्टर्स में रिपीट होंगे, तो इन चीजों को ध्यान देना कि जितना अधिक प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और साथ साथ लिखो। तो होप करता हूं ऊपर वाले पार्ट्स को आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करके क्या करता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सैचुरेटेड क्या होता है, क्या पढ़ना है सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब विचार करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग डायरेक्ट किससे समझते हैं भैया, एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने CH4, क्या एग्जांपल ले लिया, CH4। दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया, C2H6, क्या ले लिया, C2H6। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, C3H8, क्या ले लिया, C3H8, ठीक। 3 एग्जांपल ले लिया। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी। क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। इसका बना दें तो ये होगा 3 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक। अब और समझते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है। अब देखो तीनों स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, तीनों कंपाउंड्स अगर ध्यान से देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि सभी कंपाउंड्स के बीच में कार्बन जो है, यहां पे देखो इसको समझते हैं, कार्बन 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 3 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये बताइए मीथेन के पास तो एक ही कार्बन है, मीथेन के पास हमारा एक ही कार्बन है, तो सर मीथेन सैचुरेटेड कैसे हो गया? अगर सर दो कार्बन ही नहीं है तो हम लोग ये कैसे बताएं डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड? क्योंकि मीथेन बेटा सैचुरेटेड ऐसे है कि मीथेन अपने मैक्सिमम टेट्रा वैलेंसी के साथ अटैच्ड है, यानी कि अपना मैक्सिमम चारों बॉन्ड बना रखा है वो हाइड्रोजन के साथ, और ये चारों बॉन्ड क्या है? सिंगल है, ठीक है। यानी कि अब इसके पास दूसरा बॉन्ड बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये चार हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा हुआ है मीथेन, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं जा सकता। इस वजह से हम लोग मीथेन को किसमें रखते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में रखते हैं, ठीक है। तो समझ गए सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन क्या हो गया कि अगर कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है सर। और अगर सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई थिंक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात थी। अब हम लोग क्या करते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं? क्या ये दो टाइप के हो सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं? सर ये दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? जो स्मार्ट सैचुरेटेड है वो दो टाइप के कैसे हो सकते हैं? इसमें पहला क्या हो सकता है? एलिफैटिक है ना, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन। अरे भाई हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड है, पहला ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट चेन वाला हो सकता है। जैसे स्ट्रेट चेन है कि नहीं, दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच, स्ट्रेट चेन है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है ना। अब दूसरा क्या हो सकता है? साइक्लिक। क्या हो सकता है? साइक्लिक मतलब ये ले लिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोब्यूटेन, है ना। एक स्ट्रक्चर ये ले लिया मैंने, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है? तो कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप के, एक साइक्लोब्यूटेन, एक क्या हो गया आपका? एलिफैटिक, इसमें स्ट्रेट चेन होगा, और दूसरा क्या हो गया? साइक्लिक, इसमें साइक्लिक चेन होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, साइक्लिक में क्या है कि साइक्लिक चेन में भी सभी कार्बन, आपको पता होगा ना कि हर एक कॉर्नर में हमारा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग ये जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं इसमें आपको तो पता होगा कि हर एक कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। इसको बॉन्ड लेंथ रिलेशन कहते हैं, पता है ना, एनसीईआरटी पढ़ा है ना, जो पता होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर, 10th के बच्चों को भी पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको ये पता है कि हर एक कॉर्नर में क्या है? कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये सब पता है। तो अब देखो क्या हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? हाँ सर, यानी कि हर एक कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है ना? यस सर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइक्लिक है बट सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड क्यों है? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपको समझ में आ गया? सैचुरेटेड में दो टाइप हो गए, एक क्या हो गया? एलिफैटिक मतलब अगर दो कार्बन तीन कार्बन आपस में इस तरह से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, जितने भी कार्बन हैं अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलिफैटिक, ठीक है। सैचुरेटेड में ये एलिफैटिक सैचुरेटेड हो गया। और अगर सभी कार्बन आप मतलब साइक्लिक फॉर्म में अगर आपका स्ट्रक्चर है और उन साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? साइक्लिक बोल देंगे। बट सैचुरेटेड क्यों है आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। तो फिर रिवाइज करा देता हूं, कितने टाइप का हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, एक सैचुरेटेड हो गया, एक अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, एक हो गया एलिफैटिक, एक हो गया साइक्लिक। एलिफैटिक मतलब अगर स्ट्रेट चेन है तो एलिफैटिक, अगर रिंग साइक्लिक चेन है, साइक्लिक मतलब रिंग हो, जैसे स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लिक बोलेंगे। अब देखो ये तो क्या है? ये रेक्टेंगुलर शेप है इसका, है ना, स्क्वायर शेप है इसका, लेकिन देखो ना हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड में आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। क्या पढ़ने चलते हैं?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में लिखने को आएगा तो लिख लोगे ना, लिख लोगे ना भाई? आसान है, समझा दिया हूं सब। एक काम करोगे, लिख के मेरे को सेंड करोगे। क्या करोगे आप सब लोग? लिख के इसकी डेफिनेशंस मेरे को सेंड करोगे। आसान सी चीजें हैं, स्कूल एग्जाम में नॉर्मल डेफिनेशन आएगा, 1-2 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग नहीं पहुंचे हैं, हम लोग बेसिक बातें चल रही है। कई बच्चों ने इसको 10th में पढ़ा होगा तो उनको बोरिंग भी लग रहा होगा, बट पेशेंस रखो, हम लोग जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे। किसके आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। अब सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने क्या होते हैं? अब सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? चलो आते हैं भाई। अगर 2 कार्बन के बीच में एक या एक से अधिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, 2 कार्बन के बीच में एक या एक से अधिक बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या ले लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। ठीक है, C, ठीक है, समझ रहे हो बात को? एक ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH2 है ना। इन सबों को अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें, अगर हम लोग क्या करें, इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो क्या लिखेगा? हमको चुपचाप भी दिख रहा है सर। देखो 2 कार्बन के बीच में एक से अधिक बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन के बीच में सर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन के बीच में सर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन के बीच में सर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि अगर 2 कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? उनको हम लोग बोल देते हैं भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो अब आते हैं, देखो जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन्स, है ना। सॉरी भाई थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन। यानी कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं। और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, कौन? अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें 2 कैटेगरी और आ जाती है। कितनी कैटेगरी और आ जाती है? 2 कैटेगरी और आ जाती है। पहली कैटेगरी क्या है भैया? पहली कैटेगरी हो जाती है हमारी अल्कीन, और दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है? अल्काइन, है ना। क्या आ जाती है? अल्काइन। समझ रहे हो बात को? एक हो गई अल्कीन, दूसरी क्या हो गई? अल्काइन। अब देखो धीरे धीरे एकदम टॉपिक हम लोग चलते चले जाएंगे। पहले हम लोगों ने समझ लिया सर सैचुरेटेड होता क्या है, अब फिर हम लोगों ने क्या समझ लिया सर अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब जो सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कितने टाइप हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड में 2 आ जाते हैं, एक हो जाता है अल्कीन, एक हो जाता है अल्काइन। सर अल्कीन क्या होता है? अल्कीन क्या होता है? यानी कि देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है? लास्ट में ANE, यहाँ पे लास्ट में क्या है? ENE, और यहाँ पे लास्ट में क्या है? YNE। सर ये इसमें फर्क क्या है? अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे लास्ट में क्या लगेगा? ANE। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा? ENE। क्या लगेगा? ENE। अगर 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा? YNE। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझ में आ गया? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जनरल नाम है, प्रॉपर नाम भी देखते हैं, जनरल नाम समझ में आ गया। समझो कितने टाइप के हो गए? एक सैचुरेटेड हो गया, एक अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड वाला क्या होता है? अल्केन, लास्ट में क्या रहता है? ANE। सर लास्ट में ANE क्यों रहता है? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो IUPAC ने हमको एक तरीका बताया है कि अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लास्ट में हम लोग ANE लगाते हैं। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। जनरल नाम क्या हो गया? अल्कीन, लास्ट में ENE आता है।
आपको कैसे पता? आईयूपीएससी ने ये सभी मेथड्स को बता रखे हैं कि हमें इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है, ठीक है। और अगर दो कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? YN लगाते हैं, और इसका जनरल नाम क्या होता है? अल्काइन। क्या हो जाता है? अल्काइन। अब चलो कुछ नाम देख लेते हैं। अब देखो दो कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लूं मैं, अगर एक स्ट्रक्चर ले लूं मैं अगर, तो हो गया C सिंगल बॉन्ड C H H H H H H। दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? इथ। और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लग जाएगा? एन। तो क्या हो गया इसका नाम? इथेन। क्या हो गया इसका नाम? इथेन। ठीक है। सिमिलरली यहां पे दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? इथ। और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लग जाएगा? EN। तो इथीन है ना। अल्कीन था ना, तो अल्कीन में अल्क क्या होता है? अल्क होता है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अल्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो अल्क के जगह पे क्या लग गया? इथ लग गया। और मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा मल्टीपल बॉन्ड है सर? डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है। यहां पे भी सिमिलरली इथ। देखो जिसको नॉर्मल नेमिंग आती है उसको बातें समझ में आ गई होगी क्लासिफिकेशन, जिसको नहीं आती है चिंता नहीं करना, हम लोग पैरेलली आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल सब पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं करना। ये जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया? नॉर्मल ट्रेंड पता चल गया? यस सर नॉर्मल ट्रेंड पता चल गया, इसमें कोई समस्या नहीं सर। तो अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच में भैया डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? अल्कीन। और अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? अल्काइन। जनरल नाम क्या हो जाएगा उसका? अल्काइन। तो आई थिंक अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, आपको भी समझ में आ गया होगा और आपने इसको प्रॉपर्ली लिख लिया होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लोगे, अनसैचुरेटेड क्या होता है उसका भी डेफिनेशन लिख लोगे आप खुद से। अब अगली चीज क्या लिख लोगे खुद से? बताओ अगली चीज खुद से क्या लिख लोगे? अगली चीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों का भी डेफिनेशन आप लिख लोगे। हाँ सर लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझा दिया हूं प्रॉपर, खुद से लिख सकते हो ना? लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाओ, खुद से लिखते जाओगे, आता चला जाएगा। और क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अब आगे हम लोग थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझ लेते हैं, बट उसको समझने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जो हमारा अल्केन्स होते हैं ना, उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। अब इसमें जो n है वो n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। n किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि n से हमको ये पता चलता है कि इस फार्मूले में कितने कार्बन एटम्स हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। हम लोगों ने लिया C4H10, माफ करना C4H10, है ना। क्या लिया हम लोगों ने? C4H10। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं CnH2n+2 से, है ना। कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने मान लिया n इक्वल टू क्या है? 4। हम लोगों ने क्या मान लिया? यहां से देखिए n इक्वल टू 4 मान लिया। तो n इक्वल टू 4 जैसे हम लोग यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C4 और H 2 4 जा 8, 8+2 नहीं हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया? C4H10। क्या आ गया? C4H10। यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्केन है। क्या है? अल्केन है कि अल्कीन है? तो बोलोगे सर अल्केन है। क्या है? अल्केन है। कैसे पता? बोलोगे सर पता आराम से चल गया, चुपचाप दोनों जो इसका जनरल फार्मूला है उससे हम लोग कर लिए कंपेयर, और वहां पे n की वैल्यू से हम लोग इसको कैलकुलेट आउट कर लिए, पता चल गया कि सर ये अल्केन है। ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है आपका? CnH2n+2, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कोई डाउट यहां पे? नहीं सर।
सिमिलरली जो हमारा अल्कीन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, है ना। एग्जांपल्स का देख लेते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया C डबल बॉन्ड CH2H2, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। चलो भाई, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, H4। कंपेयर करो, CnH2n होता है ना फार्मूला, CnH2n होता है ना। n इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो गया। क्या n इक्वल टू 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा? अगर n इक्वल टू 2 हम लोग जैसे ही रखते हैं, क्या ये भी हमारा C2H4 आ गया? हाँ सर, यानी कि हमारा किस कैटेगरी में आ गया? ये हमारा अल्कीन के कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया? अल्कीन के कैटेगरी में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस सर। और सिमिलरली अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है? CnH2n -2। क्या हो जाता है? CnH2n -2। अब इसके लिए 2 एग्जांपल खुद से सोचो, खुद से रिलेट करो। ये क्या हो गया? आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो आई थिंक अल्केन, अल्काइन ये तीनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई डाउट? आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आप लोग समझ गए सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड पे। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या के बारे में और पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था वो भी 2 टाइप के थे, एलिफैटिक भी हो सकता था, साइक्लिक भी हो सकता था। समझ गए? वैसे ये भी क्या हो सकता है? ये भी हमारा हो सकता है एलिफैटिक और साइक्लिक। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एलिफैटिक क्या होता है। सिमिलरली कि अगर कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में हो विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। समझ गए? और वही साइक्लिक में क्या हो गया? साइक्लिक में अगर हाइड्रोकार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन अगर रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, अब जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के थे? 2 टाइप। कितने टाइप के थे भाई? 2 टाइप के। पहला कौन सा हो गया था? उसमें हो गया था हमारा साइक्लिक और एक एलिफैटिक। सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी साइक्लिक भी हो सकते हैं, एलिफैटिक भी हो सकते हैं। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। एलिफैटिक मतलब अगर हाइड्रोकार्बन आपस में स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हो विथ मल्टीपल बॉन्ड, है ना, विथ मल्टीपल बॉन्ड, ये ऐसा हो, या फिर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरह से एक भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड। अब क्योंकि सब स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं, इस वजह से इनको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। सिमिलरली साइक्लिक क्या होगा? अगर हाइड्रोकार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब किसी रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बोलो, क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी यहाँ पर लगा डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। देखो ध्यान से देखो, घूरो इसको ध्यान से घूरो, तो क्या दिखेगा कि सर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और एक जगह पे मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो क्या हो गया? साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई डाउट? कोई समस्या? आई थिंक यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये मैंने लगा दिया। ठीक, ये क्या है? साइक्लिक है। आंसर साइक्लिक है। हमें पता है कि हर एक कार्बन पे क्या होते हैं? कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। हर एक कार्बन पे क्या होते हैं?
कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सर साइक्लिक है? सर बिल्कुल साइक्लिक है। क्या अनसैचुरेटेड है? यस सर, दो जगह मल्टीपल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड भी है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, वो दो टाइप हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है एरोमेटिक, एक क्या हो सकता है? एरोमेटिक, है ना? एक एरोमेटिक हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर। नॉर्मल अनसैचुरेटेड, इसको देखो, ये क्या है? ये क्या भैया? ये है हमारा नॉन एरोमेटिक, है ना? ये नॉन एरोमेटिक है बट ये अनसैचुरेटेड है और साइक्लिक है। ठीक, अब देखो चलो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। जो हमारा साइक्लिक है वो साइक्लिक बेसिकली कितने टाइप में हो सकता है? फिर ये साइक्लिक हो सकता है हमारा नॉन एरोमेटिक, अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहला केस इसका ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है? ये एंटी एरोमेटिक हो जाए, है ना? और तीसरा केस क्या हो सकता है इसका? ये एरोमेटिक हो जाए। ठीक, अब तीनों के एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। सर ये नॉन एरोमेटिक वाला क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल ये एग्जांपल जो हो गया कि नॉन एरोमेटिक के लिए भी फुलफिल हो जाएगा, इसके लिए फुलफिल हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक के लिए भी हो जाएगा। सर कैसे? देखो एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, तीनों समझ लेते हैं। अगर 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 जो हमारी रिंग है, जो सबसे पहले एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहले कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक। कैसा कंपाउंड होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक है। कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर। अगर हम लोग सबकी हाइब्रिडाइजेशन ही निकालें तो वो क्या मिल जाएगा कि सर ये बंदा प्लेनर तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हमको पता है कि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ये क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को शो नहीं करते। आपको पता है ना कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन को शो नहीं करते, ये सब पता है। यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये सब पता है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो अब अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सर 1 2 3 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो आपको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? इस कार्बन की ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? इस कार्बन की ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉन प्लेनर। क्या हो गया? नॉन प्लेनर, यानी कि यहाँ पे प्लेनैरिटी नहीं है। अगर प्लेनैरिटी नहीं है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। स्टिल साइक्लिक है लेकिन उसके बावजूद क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, पहला चीज, किसी कंपाउंड को कब बोलोगे? किसी कंपाउंड को कब बोलोगे कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या साइक्लिक है या एंटी एरोमेटिक है? अगर स्ट्रक्चर सबसे पहला साइक्लिक हो, यस सर, दूसरा प्लेनर हो, ठीक है, तीसरा कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो यानी कि रेजोनेंस लगातार हो, चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप ये है कि वो हकल रूल को फॉलो करे। कौन सा रूल फॉलो करे? हकल्स रूल को फॉलो करे। अगर हकल रूल नहीं पता तो मैं एक अल्टरनेट रूल बता देता हूं। अल्टरनेट रूल क्या है? उसको ऐसे याद रखो कि अगर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं अगर वो ऑड नंबर में हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? एरोमेटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एरोमेटिक बोल देंगे। और अगर इवन नंबर में है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। अब देखते हैं, नॉन एरोमेटिक समझ में आ गया। अब आते हैं, पढ़ते हैं आगे एंटी एरोमेटिक पे। किस पे आते हैं हम लोग? क्या पढ़ते हैं आगे देख लेते हैं एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड के एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना? जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है भाई, ये एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। सर यहाँ पे देखें तो पाई सिग्मा यानी कि सर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा चल रहा है। यस सर, इसका मतलब क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे रेजोनेंस? इसको भाई कर दो रीलोकलाइज, ये यहाँ पे क्या हो गया स्ट्रक्चर? सारे बात को ठीक है,
कोई दिक्कत, रेजोनेंस करा दिया तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक क्यों हो गया, सबकी अगर हम लोग यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम्स की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आएगा sp2। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी उसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। और आपको पता है नाम से समझ आ रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कुछ इस तरह से एक ही प्लेन में लाई करने वाला। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या, वहां पे कार्बन एटम कुछ इस तरह से होगा, एक ही प्लेन में लाई करने वाला। ठीक है, ओके सर। यानी कि सर ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है और क्या है, और क्या है सर, प्लेनर भी है। अब आते हैं अगले स्टेप पे आते हैं। इसके पास देखो यहाँ पे रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो बोलोगे सर पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये भी एक दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, है ना। यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, तो बोलोगे कि सर इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। अब ये 2 इवन है कि ऑड, तो बोलोगे सर ये जो 2 है वो है इवन। अब अगर ये 2 इवन है तो अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्या बोल देते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, अब ये रिवीजन समझ लो, बाकी चीजों को तो हम लोग जीएस में पढ़ेंगे डिटेल में, ये भी आपके लिए क्या हो गया, ये रिवीजन हो गया। बेसिकली मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी नए 12th में प्रमोट हुए हैं। अब वो नए 12th में प्रमोट हुए हैं तो मैं उनको जब ये चीजें समझाऊंगा, जब मैं उनको ये चीजें समझाऊंगा तो उनके लिए एक एज ए रिवीजन होगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं 12th बैच स्टार्ट कर दूंगा तो उनको सारी चीजें स्मूथली समझ में आती रहेंगी। ठीक है, यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बंदे 11th में प्रमोट हुए हैं उनके लिए मैं बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से जीओसी आईपीसी नेमिंग सबका लेक्चर्स मैं बनाना शुरू करूंगा, आज से ही शुरू करूंगा। ठीक है, आपको भी पैरेलली सारी चीजें मिलती जाएंगी। तो अगर आप 11th में हो तो आप इस टॉपिक को कब देखना, पहले जीओसी कर लेना, उसके बाद सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर कर लेना, फिर जीओसी कर लेना, फिर आइसोमेरिज्म कर लेना, तब आप यहाँ पे आना। ठीक है, और जो बंदे 12th में चले गए हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को पढ़ लिए हैं, उनको बस एक रिवीजन चाहिए, तो मैं इसको एज ए रिवीजन बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एरोमेटिक पे। किस पे आते हैं भैया, एरोमेटिक पे, है ना। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक कौन से होते हैं, अब आते हैं एरोमेटिक पे। ठीक, सबसे फेमस एग्जांपल ले लेता हूं इसका, बेंजीन का। अगर अगर आप हमारे पास साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर हो विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। ये भी sp2, 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 ये भी sp2। बहुत अच्छी बात है। अगर सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब सबका ज्योमेट्री क्या होगा सर, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। सबका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। स्पेलिंग वगैरह देख लेना ना, स्पेलिंग वगैरह पे तो मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, यानी कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा सर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अब अगर इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका मतलब जो कंपाउंड है प्लेनर तो है, ये सब पहला कैटेगरी फुलफिल हो गया। साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है, हाँ। कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा
पाई सिग्मा। सर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट पोजीशन में पाई सिग्मा चलते जा रहे हैं। हाँ सर, यानी कि क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। चौथी चीज क्या देखेंगे सर, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए। चौथी चीज क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि देखो एक पाई बॉन्ड है, यानी कि एक पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस पाई बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इस पाई बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आपके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पे सब बोलोगे सर, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। ओके सर, तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो तीन क्या है, तो बोलोगे सर तीन ऑड है। तीन क्या है, बोलोगे सर तीन ऑड है। और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, एरोमेटिक। क्या हो जाता है, एरोमेटिक। समझ गए? तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सारी बातें क्लियर हैं, अच्छे से सब कुछ समझ गए? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई थिंक नोट डाउन कर लिए होगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ और आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए हो ना, मैं हट जाता हूँ सामने से, देख लो अपना। चलो भाई, चलो भाई आगे देख लेते हैं क्या करते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेसिक लिख लेते हैं ना। बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्टेरिक नंबर। क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर, है ना। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। अब हमें पढ़ना ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक के लिए मैं जितने केसेस बताऊंगा, है ना, ऑर्गेनिक में आपको जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से अधिक होगा ही नहीं। मैं दो तीन एग्जांपल समझा देता हूं, आप फटाक से समझ जाओ, है ना। अब देखो कुछ चीजें, अगर स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया, अगर ये 4 निकल के आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर ये 3 आता है तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। कितना हो जाएगा, sp2। और अगर ये 2 आता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं CH4, ठीक है। एग्जांपल कर लेता हूं CH4, ठीक है। हमको पता है कि कार्बन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो बोलोगे सर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बना लिया, रफ स्ट्रक्चर बना लिया। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं सर, 4 बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड सिंगल है। हाँ सर, आपको एक बात ध्यान देना ना, ये तो मैंने ये बना दिया एक स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, तो इसमें 2 बॉन्ड हैं, तो अगर 2 बॉन्ड होते हैं तो अकॉर्डिंग टू EBT एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर 2 कार्बन या फिर 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब आगे देखते हैं, CH4 है, क्या है, CH4 है, ठीक है सर, CH4 है, तो स्ट्रक्चर बना लिया, क्या कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। एक ये एक क्या है, रफ स्ट्रक्चर है ना, एक रफ स्ट्रक्चर है,
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो अच्छे से, सब कुछ आपको अच्छे से समझना चाह रहे हो, तो एक काम करना ना, आप लोग पढ़ रखे हो एक बार केमिकल बॉन्डिंग क्या जो वेस्पर थ्योरी है और हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? क्या कर लो? रिवाइज कर लो, ठीक है? अब देखो सबके बीच में एक बॉन्ड है, यानी कि एक ही बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो एक वो बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में, अगर दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा होगा। ये भी कौन बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना? सिग्मा, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 4 सिग्मा। सिग्मा कितने हैं? 4 सिग्मा। लोन पेयर कितना है सर? इसके पास लोन पेयर बचा सर, कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर दिया है? चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया है, तो उसके पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक भी लोन पेयर बचा सर? नहीं बचा। तो लोन पेयर में क्या लिख देंगे? प्लस आप 0 लोन पेयर, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना निकल के आ गया? 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp, बोलो sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। और हमको पता है कहां से? हाइब्रिडाइजेशन वाले थ्योरी से पता है कि अगर, और वेस्पर थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट भी पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम का sp3 आता है, इसका मतलब उसका ज्योमेट्री क्या होगा? उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल, है ना? तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, H H H H, है ना? इसका मतलब क्या है कि ये प्लेन के बाहर है, इसका मतलब ये, इसको कहते हैं वेज। क्या कहते हैं? वेज। वेज का मतलब ये जो बॉन्ड है प्लेन के बाहर है, और ये है डैश। क्या है? डैश। डैश का मतलब जो ये बॉन्ड है वो प्लेन के अंदर है, यानी कि इनसाइड द प्लेन है और ये आउटसाइड द प्लेन है, और सबका इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। बाकी आप लोग रिवाइज करना, मेरे को जितनी जरूरत थी मैंने उतना समझा दिया, इतने से ऑर्गेनिक का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब क्या करते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोर टॉपिक में धीरे धीरे एंटर करते हैं, है ना? कोर टॉपिक में क्या करते हैं? धीरे धीरे एंटर करते हैं। चलो आगे समझते हैं। हम लोग जो ने, या आप लोगों ने जब जीओसी पढ़ा होगा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, आइसोमेट्रिज्म पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने इफेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा देखा होगा, बहुत अधिक पढ़ा होगा इफेक्ट के बारे में, कि इफेक्ट के जैसे इंडक्टिव क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है ना? ये सारी चीजों को पढ़ा है ना? एंटीओमेटिक क्या होता है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ा है ना? अब इंडक्टिव में 2 पढ़ लिया होगा, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, उनकी एप्लीकेशन को देख के हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे, यानी कि उन चीजों का हेल्प लेंगे और कई बार ये बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। यानी कि हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, हम लोग मेजॉरिटी पोर्शन में क्या करेंगे? यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, समझाया? रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन में प्रेजेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? अब हम लोग कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे, यानी कि किन किन मेथड से हम लोग अल्केन को बना सकते हैं, किस किस मेथड से हम लोग अल्कीन को बना सकते हैं, किस किस मेथड से हम लोग अल्काइंस को बना सकते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। समझ आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्शन। क्या समझ लेते हैं? रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन? बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तुम लोग क्या बोलेंगे? अ केमिकल रिएक्शन, मैं रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखता हूं ना, इज अ प्रोसेस in which a new substance is formed
is formed which has totally different property from initially। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी इनिशियल फेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनिशियल फेज से क्या होती है? बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन बेसिकली दो तरह से होता है। रिएक्शन जो है वो कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो जाता है रिएक्शन। ठीक, एक तो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो रिएक्शन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और जो इसका दूसरा पार्ट हो गया वो क्या हो गया? मल्टी स्टेप रिएक्शन, है ना? दूसरा पार्ट क्या हो गया? मल्टी स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब कि इन्वॉल्विंग ओनली वन स्टेप, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व, है ना? यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से अधिक स्टेप प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक स्टेप प्रेजेंट होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें, जनरल एग्जांपल देखें तो इसमें ए से डायरेक्ट बी बन जाएगा, है ना? ए से डायरेक्ट बी बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मान लो सपोज करो ए से पहले सी बना, फिर सी से क्या बना? डी बना, फिर डी से क्या बना? बी बना, है ना? तो अगर हम सभी प्रोसेस को ऐड कर दें, अगर मैं क्या किया? सभी प्रोसेस को ऐड कर दिया, सभी प्रोसेस को ऐड कर दिया तो सी से सी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, और फिर क्या होगा? ए से बी। बनाया? यानी तुमने क्या देखा कि ए से बी पहुंचने के लिए पहले सी तक जाना पड़ा, फिर सी से डी तक जाना पड़ा, फिर डी से बी गया, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए। समझ में आया? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से अधिक स्टेप प्रेजेंट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो ये एग्जांपल क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। रिएक्शन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब चलो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। सर रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है? देखो ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन में, देखो जो इंटरमीडिएट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये हमें मल्टी स्टेप रिएक्शन में मिलते हैं, है ना? रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा कहां देखे जाते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन में। और ये क्या होते हैं? दे आर क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स आर, है ना? इसको मैं समझ, अगर हम लोग इसको समझें तो इंटर क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट are formed and destroyed during the reaction, है ना? मतलब रिएक्शन बोल दो और कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना? तो समझो बात को, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा कि ये ऐसी चीजें हो गई कि जो रिएक्शन जब चल रहा होता है ना तो बीच में बनती हैं और रिएक्शन कंप्लीट होते होते खत्म भी हो जाती है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल देते हैं। ठीक है,
तो वही अगली चीज क्या बताया था मैंने कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं आर या फिर कैन बी सीन इन मल्टी स्टेप रिएक्शन ओनली। तो मैं इसको प्रॉपर्ली कह दूं, प्रेजेंट इन मल्टी स्टेप है ना। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो कहां दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेप रिएक्शंस में। कहां दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेप रिएक्शन में। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, है ना। तो हमारे पास जो मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं ना। जो हमारे मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, जो हमारे मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला क्या होता है, कार्बोकेटायन, यानी कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। दूसरा क्या हो गया, कार्बोएनायन, यानी कि अगर कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कार्बन आयन। और तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल, है ना। यानी कि अगर कार्बन के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको लोग बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। कोई डाउट इसमें, ठीक, समझ में आ गया। यस सर। तो अब क्या करते हैं सर, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, इनके रिएक्शन कैसे होते हैं, इन सभी चीजों को डिटेल में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सारी चीजों को अच्छे समझ लो, बेसिक्स थे, एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज सोने से पहले नोट्स को जरूर करो, ठीक है। और रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन हमेशा लिख लिख के करना है ना, रिवीजन हमेशा लिख लिख करना, ऐसा नहीं करना कि 4 बार पेज पर रख लिया, हाँ हो गया, ये चीज अच्छी नहीं है। हमेशा आप रिवीजन को लिख लिख करो, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, भरोसा रखो, ठीक है, भरोसा रखो, बहुत क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि एक दिन ऐसा भी होगा, आज के 3-4 दिन बाद का ही एक ऐसा दिन होगा जिसमें हम लोग 50-60 क्वेश्चन अच्छे लेवल के, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स के कर रहे होंगे, समझा है। तो कैसे करोगे, आप लोग रिवीजन करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।